मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो भारी मांग पर हम क्लास 12 के बायोलॉजी के छात्रों के लिए, जिनका बायोलॉजी का पेपर है, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए ये रिवीजन वीडियो लाए हैं। इसमें फुल रिवीजन कराएंगे, पूरे जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताएंगे और क्या क्या डायग्राम बनाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है पहला अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक, तो यहाँ पर देखते चलेंगे फटाफट से। पुष्प एक आकर्षक रंग है। हाँ, यहाँ पर दिख रहा होगा पुष्प एक आकर्षक रंग, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, वीडियो रोक करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं नोट्स केवल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाने में समय लगेगा। यहाँ पर ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है 90%, जिसमें पुमंग जायांग ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। और इसके बाद में नर जनन पुंकेसर, तंतुष में और परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। और इसके बाद में परागकोश की संरचना ये भी बनाने के लिए आ सकती है, तो इसको आप लोग देख लेना, इसको देख लेना, ये चित्र बिल्कुल आप सीख लेना। ठीक, इसके बाद में लघु बीजाणु ध्वनि क्या होती है ये भी आप लोग पढ़ लेना। लघु बीजाणु ध्वनि कैसी होती है इसका डायग्राम भी बनाना है आपको। लघु बीजाणु जनन ये है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो रोक रोक करके। परागकोण मतलब परागकण नर युग्मकोद्भिद, ठीक, ये आपको देखना है, ये चित्र भी देख लेना। इसके बाद में परागकण भित्ति एक सुरक्षा कवच, ये आपको देखना है। अंतःचोल देखना है, परिपक्व परागकण की कोशिकाएं देखना है। वीडियो रोक रोक करके सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। मादा जननांग, जायांग व स्त्री केसर और इसके पार्ट मैंने ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ठीक, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तो ये इसके बारे में पढ़ लेना है, किसका क्या काम है। अंडाशय के अंदर बीजांड, ये आपको पढ़ना है। ठीक, ये चित्र मैं जो साइड में दिखा रहा हूँ, ये चित्र आपको जो मोस्ट, जैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आपका, एक प्रारूपी बीजांड की संरचना और गुरु बीजाणु जनन, इसके बारे में पढ़ लेना। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, भ्रूण कोश यहाँ पर देख लेना। इसके बाद में परागण, परागण यहाँ पे देख लेना, परागण क्या होता है। परागण के जो प्रकार होते हैं दोनों, स्वपरागण और परपरागण, ये आप लोग पढ़ लेना, स्वपरागण परपरागण। इसके बाद में ये आ गया परपरागण, ये हो गया परपरागण। ठीक, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना। और ये परागण के अभिकर्मक दिया है। इसके बाद में वायु परागण, ये इंपॉर्टेंट है। वायु परागण किसमें होता है, जल परागण, ये सब पर परागण के अंतर्गत आते हैं। प्राणी परागण, ठीक, प्राणी परागण में देख लेना, भौरे, तितलियाँ, बर, चींटियाँ, ये सब पुष्पी, पुष्पाहार और सहसंबंध, ये सब पर परागण के मदद करते हैं। बहि प्रजनन युक्तियाँ, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में पराग स्त्री केसर संकर्षण, फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए, दोहरा निषेचन, और इसके बाद में निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूणपोष, निषेचन पश्च घटनाएं, बीज व फल। तो जो मैंने डायग्राम बताया, ये लेसन 1 था। अब दूसरा लेसन देखेंगे। दूसरे लेसन में मानव जनन है, तो इसमें आप लोग देखेंगे मानव जनन की घटनाएं। ठीक, पुरुष, ये पूरा डायग्राम देख लीजिए। पुरुष जनन तंत्र, ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इसका भी डायग्राम आप सीख लेना। इसके बाद में वृषण की आंतरिक संरचना, और इसके बाद पुष्प जनन तंत्र, एक बार इसको पढ़ लेना वीडियो रोक के। स्त्री जनन तंत्र, ये डायग्राम आप सीख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गर्भाशय तथा अंडवाहिनी, यहाँ पर ये पूरा आपको पढ़ना है। फिर युग्मक जनन क्या होता है, ये शुक्राणु जनन, अंड जनन, ये पढ़ लेना। शुक्राणु जनन, इसमें ये पूरा तो सिस्टम आपको पता ही होगा। फिर शुक्राणु की संरचना बनाना सीख लेना, ये डायग्राम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अंड जनन, और अंड जनन के बाद में आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में पढ़ लेना। निषेचन अंतरोपण, ये डायग्राम जो मैंने आपको बताया। फिर आपका ये हो जाएगा सरगर्भता तथा भ्रूणी प्रवर्धन, और इसके बाद में प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, और ये पूरा हो गया दूसरा चैप्टर। अब तीसरा बताएंगे। चैप्टर तीसरा है जनन स्वास्थ्य, और इसमें चित्रों पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर WHO की परिभाषा के अनुसार ये देख लेना। फिर जनन स्वास्थ्य राष्ट्रीय कार्यक्रम RCH, परिवार नियोजन कब शुरू हुआ, 1951 में। RCH के मुख्य उद्देश्य
और इसके बाद में यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और इसका ग्राफ का डायग्राम देख लेना। 1900 में 2 अरब हो गई थी विश्व की जनसंख्या और 2000 में 6 अरब हो गई थी। भारत की जनसंख्या आज़ादी के समय 35 करोड़ थी, 2011 में 1.2 अरब हो गई। इसका मतलब है कि दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। अब हम लोग देखेंगे हम दो हमारे दो, ये नियम चला है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये चीज़ें। और ये गर्भ निरोधक विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, इसके बाद में बैरियर वाली यानी रोध वाली ये पढ़ लेना। इसके बाद में गर्भ निरोधक विधियाँ, ठीक। इसके बाद में इसके बारे में पढ़ लेना। फिर शल्य क्रिया स्थायी विधि नसबंदी वाला, यहाँ पर कैसे की नसबंदी की जाती है ये देख लेना। MTF देख लेना। इसके बाद में उल्बेधन देख लेना यहाँ पे। और इसके बाद में ये देखना यौन संचरित संक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो पढ़ के ही जाना आप लोग। बाध्यता और ART ये भी आपको पढ़ना है, इनके सबके फुल फॉर्म याद करने हैं। तीसरा पार्ट हो गया, अब चौथा देखेंगे। चैप्टर 4 में वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म क्यों देता है? मतलब ये थोड़ी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको आनुवांशिकी पढ़ना है। आनुवांशिकी किसे कहते हैं? आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, यह आपको पढ़ना है। और इसके बाद में ये वाला डायग्राम आपको देख लेना है कि कौन प्रभावी लक्षण होता है, कौन अप्रभावी होता है, कौन पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, कौन नहीं दिखाई देता है। जनक पीढ़ी और ये F1 पीढ़ी। यहाँ पे F2 पीढ़ी दिखाई गई है कि सभी 3 लंबे, एक बौना में 3:1 आता है रेशियो स्वपरागण में। मोनो हाइब्रिड में यहाँ पे दिखाया गया F2 पीढ़ी में 3:1। और जीनोटाइप फिनोटाइप का अलग अलग अनुपात देख लेना। जीनोटाइप में 1:1 यानी 1 शुद्ध लंबा, 2 सामान्य लंबे, 1 बौना। फिर जीन क्या होता है ये पढ़ लेना। और इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है मेंडल का द्वितीय नियम, विसंयोजन का नियम। और 3 नियम दिए थे मेंडल, वो तीनों नियम आपको पढ़ने हैं कुल मिला के यहाँ पर। फिर यह अपूर्ण प्रभाविता, फिर सह प्रभाविता, फिर यहाँ पर ये वाला जो है बहुप्रभाविता, एलील वाला, ये पढ़ना है पूरा। मेन चीज़ आपको मेंडल के तीनों नियम पढ़ने हैं, ठीक, वो आप पढ़ लेना। और ये द्विसंकर क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल पीले और हरे झुर्रीदार बीजों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में ये होता है कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसके बाद स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जब दोबारा द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार से 9:3:3:1 रेशियो फिनोटाइप का प्राप्त होता है। और जीनोटाइप का अनुपात नहीं दिखाया गया है फिलहाल। जीनोटाइप का होगा 1:1, 2:4:2, 1:1। इसके बाद में यहाँ पर ये मेंडल की खोज हो गई। और क्रोमोसोम और जीन का व्यवहार, यहाँ पर जीन देखते हैं, जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस देख लेना। सहलग्नता और पुनर्योजन, TH मार्गन का कार्य, ये नहीं पढ़ना है इतना इम्पोर्टेंट। यहाँ आ जाएंगे आगे, अभी बताएंगे इम्पोर्टेंट। लिंग निर्धारण ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है लिंग निर्धारण मनुष्यों में और पक्षियों में कैसे होता है, ठीक। पक्षियों में देख लो कैसे होगा। और इसके बाद में मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होगा। फिर इसके बाद में नर ड्रोन की वंशागत गति। और इसके बाद उत्परिवर्तनवाद यानी DNA। फिर इसके बाद अनुवांशिकी विकार। फिर यहाँ पर मेंडली विकार, वर्णांधता पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्णांधता इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद थैलोसीमिया पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्रोमोसोम विकार, डाउन सिंड्रोम आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति होती है, कुल गुणसूत्र 47 होते हैं, ठीक। तो इतना आपको जो मैं बता रहा हूँ पढ़ते रहना। चैप्टर 4 हो गया, 5 देखते हैं। चैप्टर 5 में देखेंगे DNA RNA, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल आपको पढ़ने हैं, DNA RNA के फुल फॉर्म देखने हैं। फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला देख लेना है। इसके बाद में न्यूक्लियोटाइड के घटक हो गए प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन और पायरिमिडीन, साइटोकिनिन, थायमिन, यूरेसिल, ये आपको पढ़ना है श्रृंखला का ये निर्माण। इसके बाद में आपको पढ़ना है DNA की द्विकुंडली संरचना, इसका चित्र भी देख लेना। और इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, DNA पैकेजिंग पढ़ लेना। और इसके बाद में क्रोमैटिन संरचना पढ़ लेना धागेदार। आनुवांशिक पदार्थ की खोज, यहाँ पे देखो दिखाया गया है। चूहे में प्रवेश, चूहा मर जाता है, चूहा जीवित रहता है, ये अपना देख लेना। इसके बाद में फिर मैं भी आगे बता रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट।
आरएनए का संसार, ये भी आरएनए का पढ़ लेना। डीएनए की प्रतिकृति पढ़ना है आपको। इसके बाद में ये हो गया अनुलेखन और अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। और आपको क्या पढ़ना है, अभी मैं एक सेकंड बताऊंगा। यूटीआर पढ़ लेना, स्थानांतरण इकाई और यूटीआर। इसके बाद में आपको पढ़ाना है ठीक। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अगले चैप्टर में चलूँगा। अध्याय 6 में देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति। ये हो गया जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, मिलर का प्रयोग अब आ गया इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देख लीजिए, मिलर का प्रयोग आपको पढ़ना है पूरा। और इसके बाद में विकास के प्रमाण हो गया, मिलर का प्रभाव आप लोग पढ़ लेना इसमें, ठीक। और यहाँ पे समजात अंग और समृद्ध अंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पढ़ लेना। इसके बाद में यहाँ पर पढ़ेंगे डार्विनवाद और हुग्रोडिव बीज डिवरीज, मतलब डार्विनवाद और हुग्रोडिव बीज का अलग अलग पढ़ेंगे। और हार्डी विनबर्ग सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है बस, और यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है नहीं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 7 से देखते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में ही बताया गया है, फिर भी वे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है रोग है क्या, रोगों के प्रकार, रोग जनक क्या होता है। और इसके बाद में टाइफाइड, हाँ ये टाइफाइड आपको पढ़ना है, ठीक। किसके द्वारा फैलता है, न्यूमोनिया पढ़ना है, मतलब किसके द्वारा फैलता है, कौन सा अंग, और ये पूरा आपको पढ़ना है। विषाणु और प्रोटोजोआ रोग यानी सामान्य जुखाम, मलेरिया, ये पढ़ लेना है आपको। और इसके बाद में मलेरिया के लक्षण, कृमि और कवक जनित रोग पढ़ने हैं, रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पढ़ना है, सहज प्रतिरक्षा। अब यहाँ पर और क्या पढ़ना है आपको बताएंगे भी इम्पोर्टेंट। लसिका भंग पढ़ लेना, ये वाला इतना पढ़ लेना। और यहाँ पर प्राथमिक लसिका भंग, द्वितीयक लसिका भंग, ये तो पढ़ना ही है। एड्स पढ़ना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एड्स का फुल फॉर्म भी याद कर लेना। HIV का पूरा फुल फॉर्म भी पढ़ लेना। HIV संक्रमण और रोकथाम ये पढ़ लेना। कैंसर पढ़ना है आपको, और ट्यूमर के प्रकार पढ़ना है, सुदुम दुर्दुम, कैंसर के कारण और कैंसर का निदान और उपचार पढ़ना है। ड्रग्स और अल्कोहल के जो है कुप्रभाव पढ़ने हैं। यहाँ पर कोको अल्कोहल और धूम्रपान, यहाँ पर ये पढ़ना है। तो इसमें तो लगभग इम्पॉर्टेंट ही चीज़ें थी, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। आइए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। ये चैप्टर 8 है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें भी देखते हैं क्या है, देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। पार्ट कार्बनिक अम्ल और एंजाइम पढ़ लेना, जैव सक्रियण पढ़ लेना। और इसके बाद में कचरा निपटान देख लेना यहाँ पर। इसके बाद में बायोगैस उत्पादन पढ़ लेना। और इम्पोर्टेंट क्या है, कवक और वायरस पढ़ लेना, जैव उर्वरक पढ़ लेना। बस इतना ही इसमें है। साइनोबैक्टीरिया भी थोड़ा देख लेना बस। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, 9 नंबर। चैप्टर 9 देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत तथा प्रक्रम। इसमें आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, DNA का निर्माण पढ़ लेना। और देख रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो होगा भैया बता देंगे भी, मुझे लगेगा जो, ठीक। इसमें और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। चैप्टर 10 देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, उत्प्रेरक परिस्थितियाँ, अनुप्रवाह प्रक्रम। तो इसमें जो है क्या क्या आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट चीज़ें। RNA अंतरक्षेपण पढ़ लेना। इंसुलिन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव इंसुलिन का उत्पादन पढ़ लेना, कैसे होता है, जीन चिकित्सा वाला ये पूरा पढ़ लेना। इसके बाद में यहाँ पे आ जाइएगा,
और तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ये अध्याय 11 आ गया। इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको क्या क्या पढ़नी है। समष्टि आयु पिरामिड, आयु का पिरामिड वाला डायग्राम देख लेना, बढ़ती हुई, स्थिर और घटती हुई। और ये जनसंख्या घनत्व वाला, समष्टि घनत्व वाला देख लेना। चरघातांक की वृद्धि का डायग्राम देख लेना। और यहाँ पर इन सब के अर्थ समझ लेना, कैसे क्या होता है। अलग अलग भी वही चीज़ बताई गई है जो उसमें डायग्राम में एक साथ। साभोजिता पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद में सहोपकारिता पढ़ लेना, और इसके बाद में बस तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। उसके बाद में चलते हैं अगले चैप्टर में। अब हम लोग 12वें चैप्टर में आ गए, पारितंत्र। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरा। ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र क्या है ये पढ़ लेना। पारितंत्र की संरचना पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक। ये पूरा आपको पढ़ना है। उत्पादकता, जीपीपी और एनपीपी पढ़ लेना। अपघटन पढ़ लेना, इसका फार्मूला देख लेना, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। और इसके बाद में ऊर्जा का प्रवाह ये पढ़ लेना, ठीक। ऊर्जा का प्रवाह पढ़ने के बाद में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये पूरा हेडिंग याद कर लेना चित्र सहित। पोषण स्तर देख लेना, ठीक। पोषण स्तर पर ये पूरा पढ़ना है आपको। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम लिंडमैन ने जो दिया था वो पढ़ना है। पारिस्थितिकी पिरामिड यहाँ पर पढ़ना है। तीनों पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जैव मात्रा का पिरामिड, जिसको जैव भार का पिरामिड भी कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक। यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं अपनी, वो भी देख लेना बस। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है 13, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता क्या है ये पूरा पढ़ने के बाद, जैव विविधता के 3 स्तर, पृथ्वी पर कितनी जातियाँ हैं ये तो ये कुछ नहीं पढ़ना है फिलहाल। यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट होगा। जैव विविधता आपको तो पढ़नी है, जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता की क्षति यानी नुकसान और क्षति के कारण, और जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, संरक्षण के तरीके, बस यहीं पे। और लास्ट में आपको पढ़ लेना है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जैसे कि रियो डी जेनेरियो 1992 और विश्व शिखर सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका, और 2019 किगाली समझौता। इतना ये सब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सब पढ़ना है, और बस यहीं पे होता है समापन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।